गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड रिसर्च। स्वागत है आप सभी का। आज का क्लास आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन किस तरह से होते हैं। अभी तक आपने जितने भी चीज पढ़े, चाहे वो काइनेमेटिक्स में स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सब कुछ हमने देखा कि वन डायमेंशन में किस तरह से वो कवर करता है। ठीक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल देखना है तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, अगर हमने वर्टिकल देखा है तो ग्रेविटी के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग कैसे सॉल्व करना है वो चीज हमने सीखा, अलग अलग कैसे समझना है इन द प्रोसेस ऑफ वेक्टर। वेक्टर में बताया था टू डायमेंशनल सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, चाहे हमारा वो रेन वाला प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा रिवर वाला प्रॉब्लम हो, वो सब सारा क्या था, टू डायमेंशनल था। बट बेसिकली आज का जो टॉपिक है आपका, वो पूरी तरह से टू डायमेंशनल पर बेस्ड है। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग एकदम कुर्सी की सीट बांध लें, खुद को आप उसमें, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लें और शुरू करें। हेडिंग डालें प्रोजेक्टाइल मोशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके जेई और नीट वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत ही, बोर्ड के लिए तो खैर है ही, 11th बोर्ड के लिए, बट नीट और जेई के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर हम इसको कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। अब कॉम्प्लेक्सिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोशन अब टू डायमेंशनल होना शुरू हो जाएगा। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, मान लिया जाए हम एक कार चला रहे हैं, कोई बंदा है, ठीक है, ये क्या किया, मोटरसाइकिल, साइकिल या कार चलाना शुरू किया, तो इसका मोशन को क्या कहेंगे, वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ कवर कर रहा है। ठीक है, फिर क्या किया, इसने किसी छत पर जाकर के या पहाड़ पर से जाकर के एक बॉल को फेंक दिया। बॉल सीधा नीचे गिर रहा है, वो भी सिर्फ एक तरफ का डायरेक्शन कवर कर रहा है। क्या? इसने सिर्फ हाइट कवर किया, इसने सिर्फ लेंथ कवर किया। तो ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल कहा जाता है। लेकिन क्रिकेट तो सभी ने खेला होगा, अच्छा, जिन्होंने नहीं खेला उन्होंने देखा होगा, सुना होगा एटलीस्ट। तो क्या होता है कि अगर ये बंदा, जिसने नहीं भी खेला है कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी किसी गेंद को इस तरह से फेंकता है, ठीक है, गेंद को हम सोचेंगे कि सीधा फेंक रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या तो सीधा जाती है? नहीं जाती है। हम गेंद को जैसे ही ऐसे फेंकते हैं, कुछ दूर तक सीधा जाएगी, उसके बाद इस तरह से जाकर के गिर जाएगी। ठीक है, तो इस बॉल ने जो ट्रेजेक्ट्री बनाया, वो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक तरह से कैसा लाइन है, कर्व लाइन है। ठीक है, और कर्व लाइन क्या होता है, ये देखिए, ये कर्व लाइन, अगर मान लीजिए यहां पर हम देखें, कर्व लाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया, मतलब ये लेंथ और हाइट दोनों साथ में कवर कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ा, वर्टिकल हाइट बढ़ा, फिर आगे बढ़े, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ा, वर्टिकल हाइट बढ़ा। क्या हो रहा है कि ये हमेशा क्या कर रहा है, अपना लेंथ भी चेंज कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज कर रहा है और वर्टिकल हाइट भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को ही कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? मींस प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास दो तरह का मोशन होगा। एक मोशन एक्स डायरेक्शन में, जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन कहेंगे या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। एक दूसरा मोशन आएगा जो वर्टिकल की तरफ आएगा, जिसको हम लोग वर्टिकल मोशन कहेंगे या फिर वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, या फिर एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी मोशन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जस्ट लाइक अ टू डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे इसको और एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, और किसी ने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया, कहां से, इस पॉइंट ए से, और ये पहुंचा कहां तक, पॉइंट बी तक। ठीक है, जब इसने यहां से प्रोजेक्टाइल किया, कोई भी
व्यक्ति या कोई भी आदमी जब किसी चीज को फेंकेगा तो पूरी ताकत के साथ फेंकेगा, ऐसा थोड़ी कोई रेस्ट के साथ फेंकेगा। ये मान लिया जाए इसको प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर चलते चला जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, फाइनली ये यहां पर पहुंचेगा, सबसे एक्सट्रीमम पॉइंट मान लेते हैं C है, ये इसका सबसे एक्सट्रीमम पॉइंट है। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ गिरना चालू कर देगा, है ना। जब ये नीचे की तरफ गिरना चालू कर देगा तो फिर से इसका तब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसका बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन अब इस बार हाइट इसका घटते चला जाएगा, लेकिन फिर भी कवर तो दोनों हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ठीक है, इसी को तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, ये u वेलोसिटी से जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, तो हम कह सकते हैं कि इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा u cos थीटा, एंड इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा। एक चीज तो क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा यहां पर, इसका x कंपोनेंट लिख लेते हैं, ठीक है, या x डायरेक्शन, और एक तरफ लिख लेते हैं y कंपोनेंट या y डायरेक्शन। ठीक है, x कंपोनेंट में हमें क्या पता चला कि x कंपोनेंट की जो इसकी वेलोसिटी है वो होती है u cos थीटा, और y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है u sin थीटा। मतलब जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भागेगा तो उसकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी, थीटा का वैल्यू व्हाटएवर जो भी हो, है ना। और जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में भागेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी u sin थीटा होगी। ठीक है, अब क्या होता है जब ये वर्टिकल मोशन कर रहा होता है, ठीक है, यहां पर तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है। यहां पर ये बॉल है, ठीक है, ये जा रही है uy से, नीचे की तरफ इसको ग्रेविटी खींचेगी ना। यहां पर भी बॉल है, इसको भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी, इस पर भी ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। मतलब जहां पर भी है ग्रेविटी कहां लगती है, ग्रेविटी ऑलवेज टुवर्ड्स डाउनवर्ड। क्या ग्रेविटी हमारा क्या है, अर्थ के सरफेस के अंदर है ना ग्रेविटी, तो अर्थ का सरफेस क्या करेगा, जब भी खींचेगी अपनी ओर खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो कहां होगा, टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब जब ये भागना चाहेगा ऊपर की तरफ, इसको पुश या पुल कोई ना कोई फोर्स करती है। कौन करती है, ग्रेविटी। कहां करती है, नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन का, सॉरी वाई डायरेक्शन का, ये कितना लगेगा, -g के बराबर ऑलवेज, क्योंकि हमेशा g का डायरेक्शन कहां होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसलिए हम एक्सेलरेशन कितना ले लिए इसका, -g। ठीक है, अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन की बात करें, इसके पास वेलोसिटी है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इसको सपोज या अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। क्या, इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी को तो अपोज करने वाला ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपोज कर रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है। बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को तो कोई अपोज करने वाला नहीं है कोई। अगर हम यहां पर ये मान करके चले कि फिलहाल अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, जब फ्रिक्शन आएगा तो बात अलग हो जाएगी, तो फ्रिक्शन वाले टर्म में उसको बात को करेंगे। अभी फिलहाल फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास, तो इसको सपोज या अपोज करने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब है इसका वेलोसिटी जो यहां पर, ठीक है, वही यहां पर सेम वेलोसिटी, मतलब u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, या फिर यहां पर भी u cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इसका एक्सेलरेशन कितना आया, -g। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम x कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये दो बातें निकल करके आनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें तीसरी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट का मतलब वो वाली फ्लाइट नहीं जिस पर हम बैठ करके पटना से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जाएंगे, वो वाली फ्लाइट नहीं है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब
पार्टिकल को हमने एयर में फेंका प्रोजेक्टाइल कराते हुए, वो कितने टाइम तक हवा में रही, एयर में रही, उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कैपिटल टी नीचे में एफ लगा सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा गौर से देखेंगे तो ये पार्टिकल पहले ए से सी तक, ठीक है, ये सी इसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीमम पॉइंट है। ठीक है, ए से सी तक जो जाता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होता है इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, ASCENT, एसेंट। फिर मैक्सिमम हाइट से ये वर्टिकल यहां पर, यहां तक, हॉरिजॉन्टल तक, यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगाती है इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे गिरने की टाइम। ये ऊपर उठने का टाइम नहीं था, तो वो नीचे गिरने के टाइमिंग है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमें चाहिए तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट निकालना होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जितना देर इसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही देर वहां से नीचे आने में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी u sin थीटा। ठीक है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करी तो जितना यहां पर पुल करी, पुल करते करते यहां पहुंचा दी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से ग्रेविटी पुल करेगी, एक्सेलरेशन तो चेंज हो नहीं रहा है हमारा, एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट में माइनस जी ही है, तो एक्सेलरेशन तो हमारा चेंज हो नहीं रहा है। तो इसी कारण से क्या होता है, जो टाइमिंग यहां से यहां तक लगती है वही टाइमिंग यहां से यहां तक लगती है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। इस चीज को दिखा भी सकते हैं प्रूफ करके। चलिए शुरू करते हैं थोड़ा इसको और भी ज्यादा डिटेल्स में जाने के लिए। ठीक, यहां तक आप लोग नोट कर लिया होगा, नोट करते जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रीन बोर्ड भर जाता है। और उस टाइम अगर आप सोचते हैं कि मैं नोट करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इसलिए जैसे जैसे है वैसे वैसे नोट करते चले जाएं। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए से सी तक का मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए ए टू सी, कौन सा, वाई कंपोनेंट में। जैसे ही वाई कंपोनेंट की बारी आई, सबसे पहले वेलोसिटी कितना हो गया, u sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना हो गया, -g। ठीक है, अब मान लिया जाए यहां से जैसे ही ये पार्टिकल यहां पहुंचा, इसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गई होगी, 0। कौन सी वाली, y कंपोनेंट वाली, x वाली अभी भी है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसके पास, अभी तो ये आगे बढ़ रही है। वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, इससे ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं जा रही है, इसकी ऊंचाई यहीं पर आकर के खत्म हो गई, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी इसकी खत्म हो गई है, 0 हो गई। अब वो नीचे गिरना चालू करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी है, इसलिए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है। आई बात समझ में, यही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कमाल। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई 0, कहां पर पहुंचते हुए, सी तक पहुंचते तक इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, तो अब बताइए हमें टाइम अगर निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, ये हो गया u, और a की जगह क्या यूज करेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं नीचे, ये हो गया 0, u का वैल्यू हो गया u sin थीटा, a का वैल्यू हो गया -g, ये भी y डायरेक्शन का, जब हम y डायरेक्शन ले रहे हैं तो सब कुछ y डायरेक्शन में। ठीक है, इनटू t, तो यहां से हमारे पास निकलेगा gt इक्वल टू u sin थीटा, मींस t इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g। ये क्या निकल करके आया, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g।
मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, नोट कर लिया जाए। एवरीथिंग इज विजिबल, चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, TF इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। यहां पर नोट कर देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। वो कैसे? अगर हम मोशन कंसीडर करते ए से बी, डायरेक्टली ए से बी, ठीक है, किसमें? अभी भी y कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं हम, y कंपोनेंट, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी u sin थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस g, ठीक है। और यहां पर हमारे पास हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये y डायरेक्शन का, ये भी y डायरेक्शन का, ये भी y डायरेक्शन का। और टाइम हमें क्या लेना है? मान लेते हैं कि a से जब हम b तक पहुंचे तो हमारे पास टोटल टाइम लग रहा है t, तो यहां पर हो जाएगा कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट उसी को तो कहते हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। a से b पहुंच गए हम, तो टाइम क्या लगेगा? कैपिटल T लगेगा ना, ठीक है। तो बताइए इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा जब ये b तक पहुंचेगा? अच्छा, जब a पर था वर्टिकल डिस्टेंस था इसके पास कुछ भी नहीं, ये तो x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। जब ये b पर पहुंचा तब भी तो वो x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, उसका y कंपोनेंट है ही नहीं, y का उसके पास कोई भी वर्टिकल हाइट है ही नहीं। इसका मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, uy का वैल्यू हो गया u sin थीटा इंटू कैपिटल T, ये हो गया माइनस g, ये हो गया t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, हाफ छूट गया है, थोड़ा थोड़ा कभी मेरे से मिस्टेक हो जाती है। चलिए अब यहां पर अगर हम यहां पर लिखा जाए हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा, तो और t भी है, एक t से एक t मर जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर t का वैल्यू निकाले तो 2u sin थीटा अपॉन g, क्या सेम इक्वेशन आया ना? चाहे हम ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, इससे क्या पता चला? टाइम ऑफ एसेंट पता है हमें u sin थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा 2u sin ऑफ थीटा अपॉन g, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना निकलेगा? देखिए दुगना है, इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो गया ना, ठीक है। वही मैंने भी कहा, ये दोनों टाइम क्या होता है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही उसे नीचे गिरने में टाइम लगेगा, ठीक है। दोनों टाइम बराबर होती है, ठीक है। तो चलिए यहां तक नोट कर लिया जाए ताकि मैं इसे रब कर सकूं। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं इस x कंपोनेंट में वेलोसिटी क्या कह रही है। जरा ध्यान से देखें कि x कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है वो है 0। तुम साफ साफ कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इन x कंपोनेंट क्या हो जाएगी? x कंपोनेंट की वेलोसिटी ये हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल है वही फाइनल है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग आ ही नहीं रही है, इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें, y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी की बात करें, इसकी वेलोसिटी तो पता चल गई कांस्टेंट है, y टर्न की बात करते हैं। तो y टर्न की वेलोसिटी पहले क्या करती है? पहले डिक्रीज करती है, देखिए यहां तक पहुंचते पहुंचते डिक्रीज, ठीक है। तो ये इनिशियली डिक्रीज करना शुरू करती है, ठीक है, इनिशियली डिक्रीज की, ठीक है। कहां तक? अप टू मैक्सिमम हाइट, अप टू मैक्सिमम हाइट डिक्रीज की, ठीक है। आफ्टर देन ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद उसके बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है y कंपोनेंट की 0, और उसके बाद आफ्टर देन इट इंक्रीजेस, और उसके बाद जब वो नीचे की तरफ गिरने लगती है तो इसकी वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करना शुरू कर देती है। मतलब इधर की वेलोसिटी y कंपोनेंट की वेलोसिटी है एक्सेलरेटेड या फिर वेरिएबल, ये वेरी करते रहती है, ठीक है। जबकि x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? ठीक।
अब जरा मैं इसे भी रब कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं, ये आखिरकार की ये जो बॉल है, ठीक है, या ये जो प्रोजेक्टाइल जिसको हमने किया है, ये यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हाइट कवर करती है, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे अगला हाइट, इसकी बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हाइट यहां पर कवर हुआ है किस डायरेक्शन में कवर हुआ है, वाई एक्सिस में कवर हुआ है, इसलिए हम लेके क्या चलेंगे, वाई कंपोनेंट, ठीक है। वाई कंपोनेंट में वेलोसिटी u साइन थीटा, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू -g। अब हमें हाइट चाहिए, ठीक है, सीरियसली ये वाली हाइट चाहिए। तो यहां तक पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी है 0, ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यूज कर सकते हैं। ये भी y डायरेक्शन, ये भी y डायरेक्शन, ये भी y डायरेक्शन, ये भी y डायरेक्शन, सब कुछ y डायरेक्शन वाली। तो ये तो वैल्यू हो गई 0, ये हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू -g, और sy इसे हम मान लेते हैं कैपिटल H, ये हो गया हमारा कैपिटल H हाइट, ठीक। तो यहां से हमारे पास 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गई हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल मालूम होना चाहिए कि किस एंगल से इसे प्रोजेक्टाइल किया गया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा को हम लोग यहां पर कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हाइट पता चल जाएगी क्या है। अच्छा, एक बात और बताएंगे कि ये साइन थीटा है, और सभी को पता है साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, पता है ना, 90 डिग्री पर। तो अगर हम इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो इसका u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाय 2g। ये इसके लिए होगी मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर इसे मैक्सिमम हाइट पर फेंकना है तो एंगल कितना रखना पड़ेगा, एंगल का वैल्यू रखना पड़ेगा 90 डिग्री। सिंपली सा सोचो कि हम किसी गेंद को हम सीधा फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ 90 डिग्री के डायरेक्शन में, तो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अगर किसी एंगल पर फेंकेंगे तो जितना ऊपर 90 डिग्री पर जाएगा उतना ज्यादा किसी एंगल पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि मैक्सिमम हाइट जो होती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होती है, और कितनी निकल करके आती है, u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर निकल के आती है, ठीक। चलिए, हाइट पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को हाइट कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इसे कहा जाता है रेंज, ठीक है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल करके आएगा कहां से कहां, ए से बी तक में, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, ठीक है। रेंज कितना है, अब इसे निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ये मोशन एक्स डायरेक्शन का है, ठीक है, इसलिए हमने एक्स डायरेक्शन कंसीडर किया। तो यू एक्स का वैल्यू u cos थीटा, ए एक्स का वैल्यू 0, ठीक है। और यहां से यहां तक आने के बाद फाइनल वेलोसिटी अभी भी कितना है, u cos थीटा, क्योंकि वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हम यहां यूज कर सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कर सकते हैं। इससे रिजल्ट मिलेगा, चलिए ट्राई करते हैं। नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, और भी ऑप्शन है। चलिए
यहां पर x, यहां भी x, यहां भी x, ठीक है। हमें कहां से कहां जाना है, A से जाना है B, इसे हमने मान लिया रेंज यानी कि R, ठीक है। यहां से आगे जाते हुए R डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन को रेंज कहते हैं कैपिटल R से। ux ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा इनटू, अच्छा ये जो टाइमिंग है A से B तक में कौन सी वाली टाइमिंग है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइमिंग है ना, ये हो गई टाइम ऑफ फ्लाइट की टाइमिंग, मतलब कैपिटल T वाली हो गई। वैल्यू कितना निकल करके आया था, 2u sin थीटा अपॉन g प्लस एक्सेलरेशन कितनी होती है एक्स डायरेक्शन की, 0, यानी कि ये पूरे को कर देगा 0। क्या आ गया हमारे पास, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को कहा जाता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल करके आया, फाइनली हमारे पास निकल करके आया द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज निकालने का इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी और एंगल मालूम हो तो हमें रेंज भी पता चल जाएगी, ठीक है। और इसमें एक बात और कर लेते हैं, एक बात और, कि अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले लें, ठीक है, 45 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 गुना 2 साइन 90, और 90 डिग्री क्या होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, इसीलिए रेंज जो है मैक्सिमम कितने पर देगा, 45। अगर 45 के एंगल पर फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे ज्यादा कवर करेगी, ठीक है। ये हो गया R मैक्स का वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g, ये हो गया मैक्सिमम रेंज का इक्वेशन, ठीक है। वो मैक्सिमम हाइट था, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर, मैक्सिमम हाइट 90 डिग्री पर, ठीक है। चलिए नोट कर लिया जाए जल्दी से। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। ये रहा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट किया हुआ है इसे 30 डिग्री एंगल पर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, u इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड है। हमसे पूछा है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब इसको जो मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा ये बताना है। मतलब हमसे पूछा क्या, टाइम ऑफ एसेंट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा मैक्सिमम हाइट। अच्छा एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है तो आप लोगों को भी याद है कि h का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था, ठीक है, ये h का था। एंड h मैक्स कितना निकल करके आया था, ये आया था u स्क्वायर अपॉन 2g। तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करने मत लग जाइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम हाइट बोला है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट ये बोला है 30 डिग्री पर कितना आएगा। अगर आपको एंगल नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में एंगल मेंशन नहीं है और तब बोल रहा है कि उसका मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए, तब उस केस में हम 45 डिग्री और 90 डिग्री का टर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से मेंशन है कि इस डिग्री पर उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये h मैक्स और r मैक्स कभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखता है समझते हैं इस बात को। जैसे कि 30 डिग्री पर फेंका तो पार्टिकल यहां से होते हुए यहां जाती है, तो इस 30 डिग्री के लिए मैक्सिमम हाइट है, 30 डिग्री के लिए जो डिग्री स्पेसिफिकली दिया हुआ है उसके लिए है। तो अगर एंगल दिया हुआ है इस इक्वेशन को नहीं यूज करेंगे, जो हमारे पास एंगल वाला इक्वेशन उसको यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, u sin थीटा अपॉन g। g का वैल्यू देखते हैं, u का वैल्यू 98, ये हो गया sin 30 डिग्री, g का वैल्यू 9.8। क्वेश्चन में जैसा g का वैल्यू दिया है वैसे बैठाना है। फिलहाल 9.8 इसलिए रखा है ताकि आराम से कट जाए। sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 यानी कि 5, ये हो गया कितना, 5 सेकेंड,
मतलब टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकंड लगेगा, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि 98 इंटू 98, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर, हाफ इंटू हाफ बाय 2 इंटू 9.8, 10 टाइम्स में कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये 2 से 98 49 टाइम्स में, ये 2 से 10 5 टाइम्स में, 49 गुना 5 कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 2 4 5 बाई 2, यानी कि 122.5 मीटर, ये इसका मैक्सिमम हाइट है। थर्ड नंबर हमसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट का दुगना नहीं होगा, डायरेक्ट 10 सेकेंड। फिर चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा है मैक्सिमम रेंज, क्या होता था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि 98 इंटू 98 साइन 2 थीटा, कितना, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाय 9.8, 10 बार में 980 गुना √3 बाय 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे इसे, तो 980 1.73 बाय 2, जितना भी आ जाए ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजीएस्ट तरीका है आपको प्रोजेक्टाइल बनाने का, सॉल्व करने का। इसका बेसिक्स आप लोग जो फंडामेंटल मैंने बताया है, जो कंसेप्ट मैंने बताया है, उसे खास करके ध्यान रखें, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जेई के लिए खास करके, तो आपको सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो इससे नहीं बनने वाले हैं, जो हमारे पास ये जो डिराइव होकर के आया है। तो वैसे वैसे क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे बनेंगे, क्योंकि आईआईटी क्या करती है, आपके दिमाग के साथ खेलती है, आपने कितना कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, कितने कॉन्सेप्ट को सीखा है, उससे खेलती है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल का ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, और अभी भी प्रोजेक्टाइल में बहुत कुछ बताना आपको बाकी है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसका एक और लेक्चर आएगा, इसका एक और वीडियो आएगा इसके नेक्स्ट में, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से और प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या थ्योरीज हैं, जैसे कि पाथ ऑफ प्रोजेक्शन सीखना है इसमें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोग बनाएंगे।